नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 का मैथ का पहला चैप्टर इकाई 1 परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम परिमेय संख्याओं की अवधारणा, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्याओं का क्रम को पढ़ेंगे। हम यहाँ इन सभी टॉपिक्स पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए अभ्यास प्रश्नों को एवं प्रयास कीजिए में जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या के लिए तीन शर्तें दी गई हैं। पहला कि उसे p बटा q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कि p तथा q को क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और तीसरा q का मान जो होता है वह कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम उदाहरण ले लें। तो जैसे 2/3, 4/5, -7/6, 13/-19, -14/-15। अब देखिए यह क्या है, सभी p बटा q के रूप में है। और 2, 3, 4, 5, -7, 6 ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें से किसी भी संख्या का हर क्या है, शून्य नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब इस पाठ में हम परिमेय संख्या के बारे में और चर्चा करेंगे। तो अगली टॉप तो अगला टॉपिक है हमारा भिन्न और परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ समझते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं और परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो भिन्न जो होता है उसे हम किस रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। और परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या जो हमारी होती है वह p बटा q के रूप में होती है। तो यदि हम मान लें कि अंश जो है हमारा यह p है और हर क्या है, q है। तो यहाँ देखने से दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि यह भी अंश बटा हर है और यह भी p बटा q के रूप में है। अब अगला जो होता है कि यहाँ जो p और q का जो मान है वह पूर्ण संख्या या कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक। अब ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा है कि सारे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके अनंत तक चले जाते हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब इसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। इसका मतलब कि p और q क्या होते हैं, पूर्ण संख्या हो सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है, इसमें कोई भी ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या नहीं है। तो यहाँ p और q जो होते हैं वह धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या भी तो है। ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं कि p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक में पूर्ण और प्राकृतिक संख्या दोनों शामिल होते हैं। ठीक। अब यहाँ जो हमारा p और q है उसके लिए सिर्फ कहा जाता है कि p तथा q पूर्णांक संख्या है। तो हमें पता है कि पूर्णांक संख्या दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है और एक जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है वह 1, 2,
3, 4, 5 और इस तरह करके हम अनंत तक चले जाते हैं। और जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है -1, -2, -3, -4 और यह भी कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक चला जाता है। तो P और Q को हमें क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ हमारा एक शून्य छूट रहा है, तो शून्य ना तो धनात्मक है न ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, तो यहाँ पहले तो भिन्न क्या है? P बटा Q के रूप में है और P और Q क्या होते हैं? केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जबकि परिमेय संख्या में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं। तो इसके उदाहरण देख लिया जाए तो इसके उदाहरण हमें मिलेंगे 1/2, 2/4, 4/5। मान ले, कुछ भी मान ले जिसमें यह केवल धनात्मक हो। और यहाँ एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेंगे? 1/2। ये सारे एग्जाम्पल तो यहाँ मिलेंगे, साथ में -1/2, माइनस 2/-3, -2/-3। तो हमें यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, इनसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ सिर्फ हमें धनात्मक मिलेगा और यहाँ हमें धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी मिलेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी भिन्न संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं। भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और जितने भी सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ यह समझना था कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो भिन्न जो है उन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्याओं को भी हम P बटा Q अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। परंतु भिन्न में जो हम केवल धनात्मक पूर्णांक को इस्तेमाल करते हैं और परिमेय संख्या में हम धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भिन्न संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है कि 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए जिनके अंश ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर धनात्मक पूर्णांक हो। तो पहला हमारा, मान लीजिए कि पहले के लिए इसमें हमें क्या कहा है कि उदाहरण देना है, परिमेय संख्याओं लिखने हैं। तो हम कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं जिसमें अंश क्या हो? ऋणात्मक हो और हर क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। तो मान लिया मैंने 2/3 लिख लिया, 4/5 लिख लिया, 5/7, 7/11, 13/25 कुछ भी लिख लिया। अब यहाँ हमें कह रहा है कि इसका अंश क्या है? ऋणात्मक होना चाहिए। तो हम अंश के आगे क्या कर लेंगे? माइनस लगा लेंगे। और हर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए सभी हर क्या धनात्मक है। दूसरे में कह रहा है कि अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो फिर से इसी उदाहरण को मैं लिख लेता हूं। आपको मन करे तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं बहुत सारी हैं हमारे पास। बस हमें यह ध्यान देना है कि हर में शून्य ना हो, बाकी सभी क्या है। अब अंश धनात्मक और हर को ऋणात्मक करते चलिए। अंश और हर दोनों क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो हम चाहे तो इसने उदाहरण में अंश में भी माइनस लगा लें, मगर हम कुछ नए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -11/13, -13, -25/-27, -16/-39, -31/-61,
कुछ भी हम लिख सकते हैं, -100 बटा -101, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। अब अगला हम देखते हैं। तो अगली टॉपिक हमारी है पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। तो फिर से हम पूर्णांक किसे कहते हैं ये तो हम जानते ही हैं। वे सभी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो, वे सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक एवं, जैसे -3, -2, -4, 1, 2, 3, 0, ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक। और परिमेय संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 0/5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इन दोनों में क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर ये हमारी पूर्णांक संख्या है तो क्या हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्याओं जिनके हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगाकर उन्हें क्या करते हैं, परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अभी यह मेरा क्या है, p बटा q के रूप में हो गया, तो यह क्या है, परिमेय संख्या हो गया। पहले क्या था, पूर्णांक। तो सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, करना हमें क्या होता है, उनके हर में क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। जैसे यह 4 है तो इसे अगर हमें, यह पूर्णांक संख्या है, अब इसे हमें क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 4/1 लिख देंगे और ये हमारा किस में बदल जाएगा, परिमेय संख्या में बदल जाएगा। दूसरा है, क्या इन परिमेय संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या में बदल सकते हैं? तो नहीं, हम इन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक में बस इतना ही देखना था कि क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हाँ, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। आप प्रयास कीजिए, जिसमें पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, पूर्णांक 13 को विभिन्न रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम पूर्णांक संख्याएं जो हैं उन्हें विभिन्न रूपों में, कई रूपों में लिख सकते हैं। जैसे 13 है, अब इसे क्या कह रहा है, विभिन्न रूपों में लिखिए। तो पहले तो हम इसे परिमेय संख्या 13/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। अब इसके अंश और हर में हम किसी एक संख्या से गुणा कर कर अन्य इसके रूप लिख सकते हैं। जैसे 13 दूनी 26/2, 13 के अंश में अगर हमने 3 से गुना कर लिया और हर में भी 1 गुना 3 कर लिया, तो अगला रूप हमारा क्या प्राप्त हुआ, 13 तिया 39/3। अगला हमारा है, मान लीजिए कि 13 गुने 4 और 1 गुने 4, तो 13 चौके 52/4। तो इस तरह हम अंश और हर में एक ही संख्या से गुना कर कर उसके कई रूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 13 के हमें कौन कौन से रूप प्राप्त हुए, तो पहला हुआ 13/1, दूसरा 26/2, तीसरा 39/3 और चौथा 52/4। ये इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं, 13×5 = 65/5, 13×5 = 65, 78/6। ठीक है, अगला है, उपयुक्त प्रकार के पूर्णांक को -7, 6 और -9 को एक हर वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान है। जैसे हमारा -7 है तो इसके हर को क्या करना है, 1 करना है, तो -7/1। अगला है 6, इसके हर को क्या करना है, 1, तो 6/1। अगला है -9, तो इसके हर को क्या करना है, 1, तो -9/1 हो गया। अब तीसरा है कि -2/3 को विभिन्न रूपों में लिखिए। तो -3/2/3 यह पहले से ही p/q के रूप में है,
तो इनके अंश और हर में हम एक समान संख्या से गुना करके क्या हम इसके कई रूप लिख सकते हैं। जैसे -1 से गुना करेंगे, 3 गुना -1, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट के 2/-3, -2/3 लिख लेंगे और अंश में गुना मान लीजिए हमने 4 से कर लिया। हम अपने मन से किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। गुना करते समय बस हमें ध्यान यह रखना है कि अंश और हर में हमारी जो संख्या जिस गुना करने वाली है दोनों क्या है, सेम होनी चाहिए। एक ही संख्या से अंश और दोनों में गुना करना है और ऐसे करते हुए हम कई संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। तो अभी हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दो गुण कौन कौन से हैं। तो पहला गुण है समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा है सरलतम रूप का प्रगुण। तो समतुल्यता का प्रगुण में किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करके हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने किया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या है 2/3, तो इसमें शून्येतर पूर्णांक मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा। तो शून्य के अलावा कौन कौन से पूर्णांक हैं, बहुत सारे हैं। हम इनमें से किसी भी संख्या से क्या करके गुना करेंगे इसमें, तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगा, जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इन परिमेय संख्याओं को, ये परिमेय संख्याएं जो हैं वह इस परिमेय संख्या की पहली परिमेय संख्या की समतुल्य कही जाएंगी। मतलब यह 2/3 के क्या है, समतुल्य है, मतलब बराबर है। बराबर कैसे है, तो यह देखने में तो अलग है परंतु इनका मान जो है वह क्या है, एक ही है। ठीक, अगला प्रगुण है सरलतम रूप का प्रगुण। परिमेय संख्याओं के अंश और हर में उनके निरपेक्ष मानों के महत्तम समापवर्तक से भाग देकर उस परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है जो कि उसके सरलतम रूप में होगी। मतलब कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 12/16, यह एक परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि इसके अंश और हर के निरपेक्ष मानों, जैसे 12 है और 16 है, तो इसके निरपेक्ष मान क्या होंगे। तो निरपेक्ष मान हम ज्ञात करने के लिए इसे ऐसे लिखते हैं। अब यह 12 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 12 और 16 का निरपेक्ष मान 16। अब इनका हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और 16 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब इसमें कॉमन क्या है, तो ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो मौसा हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4। मतलब अंश और हर में हमें क्या करना है, एक ही संख्या से, मतलब इसके मौसा से क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम भाग करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या, वह इस परिमेय संख्या की सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी जो कि इसकी क्या है, सरलतम रूप है। ठीक है, सबसे छोटी परिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप कहते हैं। यहाँ तो हमारा यह दोनों क्या थे, धनात्मक संख्याएं थे, तो हमारा निरपेक्ष मान क्या है, धनात्मक आया है। अगर मान ले कि -12/-16 होता तो क्या होता, तो -12 का अगर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो यह क्या होगा, 12 होगा, और -16 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। मतलब निरपेक्ष मान हमारा हमेशा धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, संख्या हमारी कुछ भी हो। अगर संख्या हमारी मान लेते हैं कि -23 है, तो इसका निरपेक्ष मान ऐसे लिखेंगे और क्या हो जाएगा, 23 होगा, यह धनात्मक होगा। ठीक, तो हम इनका मौसा निकालकर इसे सरलतम रूप में बदल सकते हैं। समतुल्यता के प्रगुण में हमें क्या करना है, अंश और हर में गुना करना है और सरलतम में क्या करना है, भाग करना है।
अब जैसे कि हम यहाँ 2/3 में पहले मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2/3। अब इसके अंश में हमने 2 से गुना किया और हर में भी 2 से गुना किया, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई? 4/6। अगली संख्या अगर हम 3 से ले ले तो क्या प्राप्त होगा? 6/9। फिर 2 गुना 4/3 गुना 4 ले ले तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8/12। अब यह क्या है? यह इसी क्रम में क्या होगा? आगे बढ़ता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा? तो यह अनंत तक जाएगा। ठीक, तो हम एक परिमेय संख्या के कितनी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो एक परिमेय संख्या के हम अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? तो गुना कर कर, अंश और हर में एक ही संख्या से गुना करते करते हम अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब सरलतम रूप क्या है? तो जैसे अब हम इसी संख्या को ले लेते हैं 8/12। ठीक, अब अगर हमने इसमें 2 से भाग किया, अंश और हर दोनों में भाग किया, तो ये क्या प्राप्त होगा? 4/6। इसके बाद अगर हम इसमें 4 से भाग कर ले, अंश और हर दोनों में 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, 2/3। तो अब हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या, एक ही परिमेय संख्या में यदि हम अंश और हर में एक ही संख्या से भाग कर रहे हैं तो वो हमें छोटे रूप में प्राप्त हो रहा है। वही परिमेय संख्या हमारा क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो ये इन परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्या तो हैं और इनसे छोटी है, परंतु यह सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में हमें क्या करना पड़ता है? इनके मौसा से भाग करना पड़ता है। तो कोई भी परिमेय संख्या है उससे हम कई छोटी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अगर हमें सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो उसके मौसा से भाग करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख ले। जैसे मान लिया कि हमने ले लिया 16/24। तो अगर हम 16/24 में पहले हमने 2 से भाग किया तो यह किस में बदल गया? 8/12 में। अब 8/12 को मैं फिर से 2 से भाग कर रहा हूं तो ये क्या होगा? 4/6। 4/6 को मैं फिर से 2 से भाग कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? 2/3। अब देखिए इसमें भाग लगेगा, अब यहाँ इसमें भाग नहीं लगेगा। तो 16/24 को मैंने कितने रूप में लिखा? 8/12, 4/6 और 2/3। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा हमारा 2/3 है। तो यही हमारा क्या होगा? सरलतम रूप होगा। ये भी छोटे रूप हैं इसके, परंतु सबसे छोटे नहीं है। जब सबसे छोटे होंगे तो ही इसे हम सरलतम कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ समतुल्यता और सरलतम रूप दोनों समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अगले टॉपिक में हमें प्रयास कीजिए में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे -3/7 और 5/-6 के 5 समतुल्य 5-5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। -3/7 5 लिखने हैं तो हम कोई भी 5 संख्या ले सकते हैं, जैसे 3/7 गुना 2 तो क्या प्राप्त हो गया? 6/-14। -3/7 गुना -2 गुना -2। हमें यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि अंश और हर में एक ही संख्या होनी चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस 6/-14। -3/7 हमारी परिमेय संख्या है। अब इसमें हम 3 का गुना कर रहे हैं अंश में, तो हर में भी 3 का, तो -9/7 21 -3/7 गुना 4 गुना 4 तो -4 12 और 7 28। ये चौथी परिमेय संख्या हो गई समतुल्य, और 5वीं हो गई तो 5 × 15 -15 और 7 × 35। ठीक, हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया है आप भी वही ले। आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। दूसरा है
5/-6, तो 5/-6 है, तो अंश में मान लिया मैंने -1 से गुना कर लिया, तो हर में भी हमें -1 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, -5/6। 5/-6 है, तो हम यहाँ -2 से गुना कर ले। यहाँ मैं माइनस से गुना करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि माइनस का गुना भी समझ में आ जाए। -10/12, 5/6, और इसमें मान लिया हम गुना कर लिए -3 से, तो -15/-18 +18, यहाँ माइनस नहीं होगा। अगला है -5/-6, तो मान लीजिए हमने गुना कर लिया 4 का, तो 5 चौके 20/24, 5/-6 गुना कर लिया 7 का, तो 7×5 = 35 और -8×6 = 42, तो हमें 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। यहाँ सिर्फ हमें यह ध्यान देना है कि अंश और हर में क्या करना है, शून्य का गुना नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि -3/7 है, अब इसमें मैंने 0 का गुना कर दिया दोनों में, तो हमें प्राप्त होगा 0/0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा p तो 0 है, तो कोई बात नहीं है, परंतु q 0 नहीं होना चाहिए, और q क्या है, 0 है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हमें शून्य को छोड़कर अन्य किसी संख्या से क्या करना है, गुना करना है। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अगला जो प्रयास कीजिए है, उसमें हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उसके क्या करना है, हमें उसके सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए, 18/45, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और ये दोनों प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका क्या करना है, मौसा निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3, और 15 का 45 का होगा 15×3 = 45, 3×5 = 15। देखिए 3 3 9 5 45। अब इसमें कॉमन क्या है, तो 2 बार 3 यहाँ है, 2 बार 3 यहाँ है, तो मौसा हमारा क्या होगा, मौसा होगा 3 × 3 मतलब 9। तो हम इसमें 18 में 9 से भाग करेंगे और 45 में भी 9 से भाग करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, हमारा सरलतम रूप प्राप्त हो गया। ख -18/27, तो -18 है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, -18 का, तो अभी हमने बताया कि निरपेक्ष मान हमेशा हमारा किस में होता है, प्लस में होता है। और 18 का प्राइम फैक्टर हमें 2 × 3 × 3 प्राप्त हुआ है, और 27 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 × 9 × 27। तो यहाँ भी हमारा मौसा क्या बन रहा है, मौसा हमारा 9 ही बन रहा है, तो 9 से भाग करेंगे, -18 में 9 से, और 27 में भाग करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, -2/3। ग प्रश्न है -45/36, तो -45 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 45, और 45 का प्राइम फैक्टर हमने किया है 3 × 3 × 5, और 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 12, 36, तो यहाँ 2 बार 3 है और यहाँ भी 2 बार 3 है, तो मौसा हमारा फिर यहाँ क्या निकला, 9 निकला। तो 45 में हम और 36 में किससे भाग करेंगे, 9 से, तो 9 पंचे 45 -5 और 9 चौके 36, 4। घ नंबर 32/72, -72, तो -72 का -72 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 72, और 72 का होगा 36 दूनी 72 होता है, तो 2 × 2 × 2 × 3 ×
3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। और 32 का हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कॉमन हमारा क्या निकला? 3 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2। इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा मौसा क्या निकला? 8। तो हम यहाँ किससे भाग करेंगे? 32 में भाग करेंगे 8 से, और -72 में भी भाग करेंगे 8 से। तो 8 चौके 32 और 8 नवा 72। तो ये हमारे क्या हो गए? सरलतम रूप हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1A के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।